नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की चर्चा का केंद्र एक बड़ा सियासी ऐलान है। बड़ा ऐलान इसलिए क्योंकि इसी का इंतजार विपक्षी दलों को भी लगातार था। इंतजार इस बात का था कि देश का प्रधान सामने आए और इस महामारी में अगर अपनी चुप्पी को तोड़ दे। लगातार विपक्षी दलों को इस बात की शिकायत भी थी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं। अब प्रधानमंत्री सामने आए भी और चुप्पी भी तोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी की है। इसमें 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ 9.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को हुआ है। मालूम हो कि इस योजना के तहत हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। लेकिन जब उन्होंने संबोधन किया तो उनके संबोधन में कोरोना को लेकर उनकी चिंता भी साफ नजर आई। मोदी ने कहा कि हम एक अदृश्य शत्रु का सामना कर रहे हैं, इससे युद्ध स्तर पर लड़ाई लगातार जारी है। साथ ही कहा कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, ग्रामीणों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे उपाय भी करने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें क्या रही। कालाबाजारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि कालाबाजारी एक कठोर अपराध है, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुफ्त टीकाकरण को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश भर के अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं है, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर अपनी बात दोहराई है। साथ ही कोरोना एक शत्रु है, यह भी बात उन्होंने कही है। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है। हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं, यह भी प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर कहा है। साथ ही ग्रामीणों को मास्क पहनने समेत बचाव के दूसरे उपाय भी जरूर करने चाहिए, इस पर भी कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यह कृत्य मानवता के खिलाफ है। तो तमाम मुद्दों पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सीधा वार किया है। जिस तरह की उनसे अपेक्षा की जा रही थी उन तमाम मुद्दों को यहां पर उन्होंने जरूर छुआ है। यह भी याद दिलाया कि समय हम परीक्षा से गुजर रहे हैं और यह भी कहा कि देशवासियों को जो भी पीड़ा हो रही है वो मैं महसूस कर रहा हूं। लगातार विपक्ष का एक आरोप कालाबाजारी को लेकर भी था कि सरकार कालाबाजारी को रोक पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने आज उस पर भी अपना रुख साफ कर दिया और कहा कि मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि कालाबाजारी करने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यह कृत्य मानवता के खिलाफ है। साथ ही टीके को लेकर भी उन्होंने कहा कि टीका भारत के लिए सुरक्षा का कवच के काम करेगा, इसलिए अपनी बारी आने पर टीका जरूर लगवाएं। अब आज बहस का मुद्दा यह कि पीएम के दावे तो इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि पूरे देश में संकट भले ही है, लेकिन पीएम का कहना है कि कैसी भी मुसीबत हो मैं हूं ना। फिर सवाल यही कि आखिर विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि देश के प्रधान का ध्यान देश पर है ही नहीं। एक सवाल यह भी कि क्या कालाबाजारी सिर्फ केंद्र सरकार के लिए विमर्श का मुद्दा होना चाहिए या राज्य सरकारों की भी कोई जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी पर आज की हमारी 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे यहां पर, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के संबोधन से क्या बड़े यहां पर तर्क लगाए जा सकते हैं, क्या बड़ी यहां पर अनुमान लगाए जा सकते हैं। लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान बिल्कुल भी देश की तरफ नहीं है, लेकिन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बातें क्या हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। संजीव कौशिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। सबित मलिक किसान यूनियन के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और मोहन शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही शैलेंद्र दुबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले हम यहां पर संजीव जी आपके पास आते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो अपनी बातों को नहीं रख रहे, आज वो सामने आए, किसानों को लेकर भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कोरोना को लेकर भी बात की है, टीकाकरण को भी लेकर बात की है। अब क्या इसके बाद विपक्ष का ध्यान राजनीति से हटकर उन समाधानों की तरफ जा सकता है क्या, या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नई बात बोली नहीं, क्योंकि विपक्ष अब लगातार यही बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ने वही बातें बोली हैं जो कि वो बोलते चले आए। आपको क्या लगता है इस पूरे संबोधन का आखिर हमको उपसंहार क्या निकालना चाहिए, इसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? देखिए आलोक, यदि विपक्ष इस पर हमलावर है, विपक्ष यदि सवाल खड़े कर रहा है तो सवाल उसके वाजिब है कि आखिर प्रधानमंत्री ने ऐसी कौन सी बातें कह दी कि हम और रात इत्मीनान से अपने घरों में रहे और प्रधानमंत्री ने सारी चिंताएं अपने सर पे ले ली। यदि वो आए थे, निश्चित तौर पे ये एक मुहूर्त था जिसमें वो एक बड़ी रकम किसानों को जो हर 4 महीने पे जारी की जाती है वो जारी कर रहे थे, और उसी के संदर्भ में बातचीत आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हम है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतनी सी नहीं है। सवाल ये है कि पिछले कुछ महीनों में जो दृश्य सामने आए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने क्या चर्चा की।
गंगा में वो तैरते हुए लाशों की बात कर ले, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की बात कर ले, कालाबाजारी की बात कर ले। बड़े बड़े जिन डॉक्टरों की बात कर रहे हैं वो डॉक्टर इसी टीवी मंच पे आके कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए या आपके लिए आप इतना भाग दौड़ नहीं करें, ये रेमडेसिविर उतना जरूरी नहीं है। जब डॉक्टर लिखे या बहुत रेयर केस में लिखे, इसकी जरूरत नहीं है, इसके लिए कालाबाजारी हो रही है, तो आप भी उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है कि आप उसके पीछे दौड़ जाते हैं। हाँ। और वही डॉक्टर जब अपने क्लिनिक में जा रहा है तो वही उन मरीजों के पुर्जे पर बड़े आसानी से लिखता है कि यदि आप ये उपलब्ध करा पाए या ला पाए तो आप जान। बिल्कुल लगातार जो पिछले कुछ दिनों से दृश्य दिखाई दे रहा है, आखिर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? क्या ये जो 2000 रुपए की किस्त चंद किसान ही हम इसे कहेंगे, यदि आप इसे जोड़ेंगे तो महीने में 500 और एक दिन में जोड़ेंगे तो 16.5 रुपए से ज्यादा नहीं आने जाने वाला है। हाँ। इससे कौन सी लड़ाई आप लड़ने की बात कर रहे हैं? आप जिस काम के लिए आए थे निश्चित तौर पे, हाँ, एक जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, उसके लिए गरीब मजदूर की बात छोड़ दीजिए, किसान, और उसमें भी नई शर्तें भी लागू अब कर दी गई है, तो उस तरह से उसके लिए एक मुश्त पे 2000 रुपए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन कोरोना की यदि बात करें तो इस कोरोना काल में कौन सी तैयारी देश के प्रधानमंत्री जी ने कर ली है कि एक आम आदमी का सीना चौड़ा हो जाए और मजबूती से बोल रहे? केवल ये कह देना बहुत जरूरी है क्या कि अब ग्रामीण इलाकों में भी मास्क लगाने की जरूरत है, उनको भी दूसरे तरीके से सोचने की जरूरत है। साहब, हमें याद है कि पिछले वर्ष की बात, जब हम कुछ नहीं जानते थे इस कोरोना के बारे में कि कैसे आएगा, कैसे पकड़ेगा, कैसे जकड़ेगा, या कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था उस समय, महज 10 लोगों की मौत हुई थी और 536 लोग संक्रमित हुए थे और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हमने और आपने भी देखा कि किस तरह से लोग भूखे पेट, नंगे पांव आपके अपने गांव की तरफ दौड़ते चले जा रहे थे, कहीं ट्रेन में कट रहे थे, कहीं बसों में वो बेवजह मारामारी का शिकार हो रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों ने प्रधानमंत्री जी की बातों को माना। हम सवाल ये खड़ा करते हैं, हम दूसरी बात कह रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी के बातों से ही अलग एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब आपने कोविड टास्क फोर्स बनाया था, क्या उन लोगों ने आपको जब सूचना दी या सलाह दी, आपके कानों तक कैसे नहीं पहुंची कि इसकी दूसरी वेव आने वाली है? उसके लिए क्या तैयारियां आपने कर ली थी? या आपने तैयारियां कर ली थी तो उसके लिए लोगों को क्या जागरूक किया? कौन सा ऐसा कदम बढ़ाया कि लोगों को आपने जागरूक कर दिया कि आप घरों में रहे, मास्क लगाए? हमने देखा कि किस तरह से 5 राज्यों के इलेक्शन में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम वो लोग, मैं खुल के कह रहा हूँ कि तमाम वो लोग जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है, मैं सारे लोगों को जिम्मेवार मानता हूँ, वो लोग फील्ड में घूमते रहे और लगातार 2-2 लाख लोगों के बीच में घूमते रहे और दिन भर घूमते थे और शाम में आके वो हमें नसीहत देते थे कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। हमने देखा कि किस तरह से बंगाल के इलेक्शन में देश के गृह मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया कि साहब सामने 2 लाख की भीड़ है, आपने मास्क नहीं लगाया है, उन लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया है, क्या आप कोरोना को दावत नहीं दे रहे हैं? देश के गृह मंत्री, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इस चीज को आप चेक करेंगे फैक्ट को, देश के गृह मंत्री ने कहा था कि दीदी हार रही है, इसकी वजह से इस तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। कौन बात मानेगा? आपने संजीदगी से कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज जो हालात पैदा हो गए हैं, निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान की जनता भाग्य भरोसे है। यदि वो आप घर से निकलते हैं, आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ से, यदि आप काम करने आ रहे हैं तो शाम में घर वापस लौटेंगे तो किस कंडीशन में वापस लौटेंगे, कोई जवाब नहीं है। ये खाना पूर्ति की बात हो रही है, देश के गृह मंत्री गायब हैं। आप हमें बताइए कि पिछले कुछ दिनों से आपने गृह मंत्री का कोई स्टेटमेंट सुना हो? पिछले कोरोना काल में भी हमने देखा था, मुझे याद है कि मात्र 4 सेकंड का एक विजुअल आया था वो। तो आपका यहाँ पर मतलब संकेत क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी आकर अपनी बातें रखी हैं वो अपर्याप्त है? उनके संबोधन में कोई समाधान नहीं था, बस उन्होंने बातें बोली हैं? आपका मतलब संकेत क्या है? नहीं आलोक, था ही नहीं इसमें। क्या था वो, क्या बोल के चले गए? लगातार देश की जनता उनको सुनती है, जब भी वो टीवी पे आते हैं बड़े गौर से सुनती है कि शायद कुछ सोल्यूशन निकले, शायद कुछ नई बात निकले। वो कुछ नहीं बता पाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। देश की जनता भाग्य भरोसे है, ऐसे ही देश की जनता को जीना है। हम होशियार हैं, हमें जीना है, हमें अपने आप को बचाने के लिए हमें तत्पर होना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। देश में वैक्सीन की बात हो रही है, आप हमें ये बताइए ना, जिस वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन रुक गया है। हम ये पूछते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इस आपदा के समय में जो वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाने वाले जो पेटेंट के कानून होते हैं उसको शिथिल कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए और दूसरे कंपनियों से भी ये दवाई ये वैक्सीन तैयार कराने की बात हो, ताकि जल्द से जल्द लोगों के बीच में ये पहुंचे ये चीज। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है। ठीक, केवल और केवल ठीक है। शैलेंद्र दुबे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपने जितने भी यहाँ पर प्रश्न खड़े किए, अब एक बार हम उनसे यहाँ पर जवाब लेते हैं। शैलेंद्र जी, संजीव जी का यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो भी प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें आकर अपनी बोली हैं उसमें समाधान कहीं नहीं था, उसमें बस उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई है। उन्होंने एक तरह से जनता के जो गहरे जख्म थे उस पर मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कहीं पर भी दवा नहीं थी, मतलब एक स्थायी समाधान की बात उन्होंने नहीं की। इसकी शिकायत यहाँ पर संजीव जी को है।
देखिए आलोक शुक्ला जी, आपने मुझे मौका दिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए। जी, स्वागत है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जी, स्वागत है। संजीव जी के द्वारा जो विषय उठाए गए हैं वो विषय सरकार उनको लेकर A to Z जितने भी विषय उठाए गए प्रत्येक विषय को लेकर गंभीर है। अगर मैं पिछले 8 से 10 मिनट के उनके संबोधन को अगर मैं गौर से अगर देखूं तो उनका कहना यह था कि प्रधानमंत्री गंभीर नहीं दिखते अपने क्रियान्वयन को लेकर। तो संजीव जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि यदि आज उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को, अगर एक मैं परिवार की बात करूं तो लगभग 4 से 5 लोग होते हैं एक परिवार में, तो लगभग 50 करोड़ लोगों को एक राहत देने वाली जो बात है, इस तरह के आपदा में भी जो है जो तमाम ये आपदा सिर्फ जो भारतवर्ष के अंदर नहीं है, इसको हमें एक ब्रॉडर एक्सपेक्ट में वैश्विक परिस्थिति में देखना पड़ेगा। तो इसमें भी उन्होंने जो है ये किस्त जो हमारे किसान भाइयों को भेजी है, क्या ये समाधान नहीं है? समाधान किसको बोलते हैं? जो अब हाँ, ये दुखद है कि कोरोना की वजह से पूरे विश्व में जिस तरह की भयावह स्थिति उत्पन्न हो रखी है, तो कहीं न कहीं हमें प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर आकलन इस बात को लेकर करना पड़ेगा, क्या हम जो मजबूत राष्ट्र हैं, जिनके पास जो है पर्याप्त संसाधन है, जिनके पास एक अच्छा मजबूत हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। उनके तुलना में क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो यदि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखूं तो यूएसए, अगर हमें रिलेवेंटली अगर कंपेरिजन करनी है तो हमें इंडिया की कंपेरिजन या तो आप चाइना से कर सकते हैं या फिर जो है यूएसए से कर सकते हैं। चाइना से मैं कंपेरिजन इस वजह से नहीं करना चाहूंगा क्योंकि चाइना की जितनी भी गतिविधियां हैं फ्रॉम द डेज 1 से लेकर सारी ही संदेहास्पद है, क्योंकि उनका आज से लगभग साल भर पहले जो आंकड़ा था, लगभग उसमें 1000 या 1500 की संक्रमण की वृद्धि हुई है, वही आंकड़ा वही खड़ा हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि देश पूरे विश्व के अंदर जो है जिसकी आबादी सबसे अधिक हो और उसके आंकड़े वही हों। अब मैं बात करना चाहूंगा यूएसए की। यूएसए दोनों तरह से, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें या रिसोर्सेज की बात करें, यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है। यूएसए इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड के अंदर जो है। तो आज अगर हम जो है डेथ रेट की बात करें तो यूएसए का डेथ रेट हमसे कहीं ज्यादा है, वहां पर कैजुअलिटी रेट हमसे कहीं ज्यादा है। और यूएसए के अंदर चुनाव जो है पिछले वर्ष नवंबर 2020 में ही खत्म हो गया था। उसके बाद से लेकर जो तमाम उनकी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, बावजूद उसके आज जो डेथ रेट है वो हमसे कहीं ज्यादा है। हमारा अगर मैं टॉप 10 कंट्रीज की बात करूं तो टॉप 10 कंट्रीज में जो हमारा फर्टिलिटी रेट है वो 1.10% का है। और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो इटली नंबर 3 पर आता है विश्व में, जिसका फर्टिलिटी रेट जो है 3% का है। संजीव जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा, अभी हम एक बार सभी जी के पास पहले जाएंगे। हाँ जी ठीक है। तो शैलेंद्र जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर बात रखी, हमारे साथ सभी जी जुड़े हुए हैं। किसानों को आज यहाँ पर सम्मान राशि दी गई है सभी जी, और यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार कोरोना महामारी में भी किसानों को भूली नहीं है। आपको ये कदम कैसा लगा? क्योंकि इसमें देखिए, प्रश्न कोई अगर मैं आपसे पूछूंगा तो उसमें तर्क उतना उचित प्रतीत नहीं होता। सबसे पहले हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि किसानों को ये सरकार का कदम कैसा लगा? सराहनीय कदम है, पर्याप्त कदम कहा जा सकता है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है, या ये सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा के समान है? क्योंकि लगातार कुछ किसान अब ये बोल रहे हैं कि इस राशि से क्या होगा, क्योंकि ना तो अब हमारे पास कोई संसाधन है, ना हम ठीक से खाद यहाँ पर पा रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, खाद की कीमतें भी कालाबाजारी के चलते उछल रही हैं। आपका इस पूरी की पूरी सम्मान राशि को लेकर क्या कहना है? किसानों की क्या राय है? आलोक शुक्ला जी, ये बार बार स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार दिशाहीन है। इसको ये नहीं पता कि हमको किस दिशा में जाना है, हमारे आगे क्या प्लानिंग होगी और हम कैसे होंगे। ये जो भी काम करते हैं उसमें टोटल फेलियर साबित हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई और चीज हो। लगातार किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहा है और ये कह रहे हैं कि हम आपको 2000 रुपए देंगे। अरे 2000 रुपए दोगे? अभी आपने डीएपी पे 700 रुपए बोरी बढ़ा दी है, डीजल पे डेली आप रुपए बढ़ा रहे हो, बिजली पे आप बढ़ा रहे हो, महंगाई इतनी बढ़ा दी है। आपने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, उसके खर्चे दुगने से अधिक कर दिए हैं। गन्ने का भाव पिछले 10 साल में 1 रुपए नहीं बढ़ा है, गेहूं का भाव 50 रुपए बढ़ा है, और डीएपी 700 रुपए बोरी बढ़ गई है। और ये 2000 रुपए जो दे रहे हैं किसान को, उससे किसान जो ये बीमारी अब गांव गांव में घुस गई है, सब अपनी दवा खरीदेगा, बच्चे की फीस जमा करेगा, कि बिजली का बिल जमा करेगा।
या अपने घर की दाल रोटी चलाएगा। तो इनको ये सोचना चाहिए, किसान को चाहिए उसकी फसल का वाजिब दाम और समय पर भुगतान। ये कह रहे हैं हम आपको 2000 रुपए दान दे रहे हैं। हाँ। अरे जो किसान का, यूपी के किसान का 15,000 करोड़ आपकी सरकार के ऊपर बकाया है गन्ने का, वो उसको क्यों नहीं दिला देते आप? अगर उसको वो मिलेगा तो उसका घर का खर्च चलेगा, वो अपना इलाज करवा पाएगा, वो बच्चे की फीस जमा कर पाएगा। तब तो कहते थे मन से कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे। अरे 14 हफ्ते बीतने के बाद भी आप भुगतान नहीं करा पा रहे। आपके हाथ में जो है कोई भागदौड़ नहीं है, पूरी सरकार फेलियर है। सारी नदियां देख लीजिए, जिनको पूछते थे हम, आज उनमें लाशें बह रही हैं। और जो 70 साल में नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिखाया कि हमारे यहाँ घाटों पर, शमशानों पर टोकन बट रहे हैं मुर्दा जलाने के लिए। क्या यही अच्छे दिन थे? यही विकास था? इसी की आशा की थी। और जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी खुद जाकर कोरोना काल में प्रचार करेंगे और खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो भारत की जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्होंने क्या प्लानिंग की है? इसने देश को बचाने के लिए क्या सोचा है? अभी हमारे मित्र पत्रकार भाई बोल रहे थे। हाँ। उनके मन में बहुत सारी चीजें थी बताने की, उनका दुख प्रकट हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए हैं, वो हकीकत देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लोग एसी में बैठ के अपने मन की बात करते हैं। अरे कोई कभी जमीन के आदमी की, किसान की, मजदूर की मन की बात भी तो सुनो। आपकी कोठी के 5 किलोमीटर के एरिया में इतने सारे किसान बैठे हुए हैं, 400 प्लस किसान शहीद हो गए हैं। आज तक आपने 2 मिनट का मौन धारण नहीं किया। वैक्सीन आपने पूरी विदेश में भेज दी है, टीका लगाने की आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप बात कर रहे हो। और वेंटिलेटर, वैक्सीन को क्या मिल रहा है? इन लोगों को ये नहीं पता है कि जिस जनता ने आपको भगवान रूपी रूप में देश का प्रधानमंत्री चुना था, बहुत सारी आशाएं थी। आप जब मौका मिलेगा तो आप अपनी आंख नाक मुंह बंद करके अपने घर में बैठ जाएंगे, अपने मन की बात करेंगे, जनता के मन की कोई सुनेगा ही नहीं। हर व्यक्ति आज दुखी है, कोई ना कोई परिवार। मोदी जी भी तो दुखी है, बोल तो रहे थे यार संबोधन में अपने, बोल तो रहे थे वो कि सभी का दुख देखकर मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूं। आप उनके दुख को भी तो देखिए। अरे आपके पास पावर है, उसका यूज करिए। आप मन में बैठ कर दुखी होकर बैठ जाइए तो क्या करेंगे? उससे क्या दुख है? अगर वो दुखी है तो उन्होंने क्या किया है ये बताइए। उन्होंने कौन सी प्लानिंग की है? अगर वैक्सीन की वो बार बार कहते हैं, पहले तो वो कहते थे हम लगा देंगे, नवंबर तक लगा देंगे, दिसंबर। अभी तो ये भी निश्चित नहीं है कि कब वैक्सीन आएगी, कब लगेगी, कितना क्या होगा। ये कहते थे हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अरे महाभिकारी बना दिया है, पूरे वर्ल्ड से हाथ फैला के मांग रहे हैं मदद। यही दिन देखने थे। मतलब आपका संकेत बिल्कुल साफ है कि जो भी सम्मान राशि दी जा रही है उस सम्मान राशि से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। किसानों की समस्याएं इस सम्मान राशि से कहीं अधिक बढ़कर है। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। एक बार अब हम इनके पास चलते हैं। चंद्रमोहन जी, जिस तरह से लगातार शिकायत थी और सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से कांग्रेस को शिकायत थी कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर मौन क्यों हैं, सामने आए, अपनी चुप्पी तोड़ी और तमाम जो विषय लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे थे उस पर उन्होंने अपना संबोधन दिया, उन बातों से बचे बिल्कुल नहीं है, उन चीजों पर उन्होंने अपनी राय प्रकट की है। अब आपको क्या लगता है, जो भी उनके संबोधन में तत्व शामिल थे, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, वो पर्याप्त हैं पूरे देश के लिए, या आपको लगता है कि अभी बहुत कुछ बोलना चाहिए था लेकिन प्रधानमंत्री जी बोले नहीं? आलोक जी, पहले मैं आपकी बात को शुरू करता हूँ आपकी बात से लेके कि आपकी बात में, प्रधानमंत्री की बात में प्रधानमंत्री जी दुखी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी दुखी है, उनकी दुख होने से उनकी सत्ता और उनकी कुर्सी बढ़ जाती है। लेकिन देश की जनता के अंदर जो व्यथित, पीड़ित और जो किसान दुखी है, उनकी जान जाती है, उनके पास कुछ नहीं बचता, उसका परिवार वाला तड़पता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। उस पे बात प्रधानमंत्री जी नहीं बोली तो कह रहे प्रधानमंत्री है, मोदी है तो सब मुमकिन है, इससे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन विषय क्या है? आज विषय आता है कि पेट दर्द था, डॉक्टर से दवाई मांगी गई। डॉक्टर को पता है कि पेट दर्द है, पहला पेट दर्द है कि देश का किसान कई दिनों से बाहर बैठा है, मेरा देश का किसान मेरे से उन 3 काले कानूनों की बात करना चाहता है, लेकिन वो पेट दर्द का दवा नहीं है मेरे पास। दूसरा पेट दर्द क्या है? दूसरा पेट दर्द आज हिंदुस्तान का क्या है कि हिंदुस्तान को 2 टाइम की प्रचंड बहुमत वाली सरकार मिली, जिसके आने के बाद एक प्राकृतिक आपदा आ गई, जिस आपदा के आने से 1 साल पीछे
इसी सरकार और इसी देश के प्रधानमंत्री ने उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, थाली और मिनट कैंडल जला दी, लेकिन ना हॉस्पिटल बनाए, ना वेंटिलेटर बनाए, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था करी, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, ना काले बाजारी हो उसकी व्यवस्था करी, ना देश के मोटे कम हो उसकी व्यवस्था करी। हाँ, एक व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, जितनी वैक्सीन बनाई थी उस वैक्सीन के लगाने पर प्रधानमंत्री जी की फोटो लगनी चाहिए। लेकिन मैं प्रश्न चिन्ह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में जितनी डेथ हो रही है आज कोरोना से, उसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी की फोटो लगनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो जिम्मेवार है। और एक व्यवस्था करने में चूक गए, वो 6.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने देश से बाहर भेज दी, जबकि देश के अंदर वैक्सीन लगी नहीं हुई। तो कब तक झूठ बोलेगी सरकार और कब तक झूठ बोल के अपने पर्दों को छुपाएगी? देखिए, आज विषय इतना गंभीर है कि तू मैं नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चैनल पे हम बैठते हैं तो उसका सार निकलना चाहिए। उस सार में अगर किसी कोई चीज निकले, उसको देश की जनता को के मुख्य की बातों को लोकतंत्र के अंदर किसी नेता, किसी पत्रकार के थ्रू पहुंचती है, उसको सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि ये जो घड़ी है वो बड़ी दुख की घड़ी है, और जो आपदा और बढ़ती जा रही है उसके अंदर इतिहास ना बन पाए कहीं हम लोग, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन बड़ा गंभीर विषय होने के बाद भी जो हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता प्रवक्ता है वो बिल्कुल ठीक एक निबंध पढ़ के आते हैं। वो निबंध यह है कि चाहे जान जाति चली जाए और जान उनकी ही गई है। का उदाहरण है कि उन्हीं के ट्विटर फॉलो करते थे, जो प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते थे, उसके फैन ने उसने खुद प्रधानमंत्री को ट्विटर डाल के बात करी, कहा डाला, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इन्हीं के मध्य प्रदेश के एक विधायक जो अपने भाई को लेके घूमते रहे मध्य प्रदेश में सरकार होने के बाद, लेकिन उसको वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी रही, उसकी जान नहीं बची। लेकिन उसने निर्भीकता के साथ ये झूठ कहा कि अगर हमने काम करा होता तो आज ऐसी हालत ना होती। और 70 सालों का हम झूठ कोसते हैं, लेकिन 70 सालों में ही सरकारें थी जिन्होंने काम करा, जिसके कारण आज हम इतना बच पाए हैं। और उसी का एक उदाहरण आप देख लीजिए कि अभी इन्होंने जिस कोवैक्सीन के लिए बात करी है, उसके अंदर जो कोवैक्सीन बनाई जाएगी उसकी 3 कंपनी जो बनाएंगी वो भी यूपी और कांग्रेस के सरकारों द्वारा बनाई हुई कंपनी है। 8 साल में आपने क्या किया तो सही, आपने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई 3000 करोड़ के अंदर, सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट पे आप 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, आप सूट 10 लाख का पहन रहे हैं, आपका विज्ञापनों का खर्च इतना है कि उससे अगर 1.25 करोड़ रुपए का एक ऑक्सीजन प्लांट लगता है और 3.25 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर बेड आता है। अगर कैलकुलेटर करके करा जाए जितना खर्चा विज्ञापनों पे सरकार ने कराया है, तो शायद हम इतने वेंटिलेटर अभी बना लेते, किसी और देखो दे देते। ठीक है शैलेंद्र जी। देखिए आलोक जी, ऐसा है तो पूरी कर लेना। आ रहा हूँ आपके पास, एक बार इससे पहले जवाब ले लेते हैं। तो हमारे पास पूरी नहीं होगी तो क्या नीति और क्या नियत है? हाँ, जवाब देना चाहते हैं शैलेंद्र जी, आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं शैलेंद्र जी। चंद्रमोहन जी, 75% जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कम से कम 25% जो है हमें मौका जवाब देने का तो दीजिए ना। कम से कम अगर आप ही कह रहे हैं कि नहीं राजनीति नहीं करनी है, मैंने तो अभी किसी पार्टी विशेष का नाम भी नहीं लिया। जो अब चूंकि कुछ सवाल खड़े किए गए, तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं जो तमाम गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं उनको लेकर। पहला प्रश्न खड़ा किया गया कि भारतवर्ष के द्वारा 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया गया है। ये फिगर एकदम ही गलत है, बहुत ही गलत जानकारी दी जा रही है। इन लोगों को ये समझ होनी चाहिए कि जिन 2 कंपनियों के द्वारा जो है वैक्सीन का निर्माण इंडिया के अंदर हो रहा है, वो कंपनी जो है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग हैंडल कर रही है, और कोवैक्स संधि जो WHO के द्वारा तय की जाती है, उसमें दोनों कंपनियों को जो टेक्नोलॉजी है वो विदेशी कंपनियों के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोविशील्ड जिसमें कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है वो यूके बेस्ड है, तो उस कोवी संधि के तहत जो देश उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उसके बाद जो भी वैक्सीन निर्माण होता है उसमें से 30% जो वैक्सीन बाउंड है हम बाहर भेजने के लिए। तो 6 करोड़ 63 लाख में से अगर 30% हम निकाल देते हैं तो 5 करोड़ 80 लाख के आसपास जो फिगर बैठता है। तो पहला तो जो इस फिगर को करेक्ट करें। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण,
तो लगभग 78,50,000 के आसपास वैक्सीन जो हमने अपने सीमावर्ती जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं उनको जो भेजा है, उसका कारण है क्योंकि जहां से जो है कम्यूट होना डेली जो होता है सरफेस के थ्रू, तो ऐसा नहीं कर सकते आप कि जो आप नेपाल को वैक्सीन बिल्कुल जो ना दें, भूटान को वैक्सीन ना दें, जहां से डेली कम्यूटर आते हैं जो। तो ये तमाम जो इस तरह के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, पहले इनको करेक्ट करने की आवश्यकता है। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि सरकार जो है इन चीजों को लेकर गंभीर नहीं है, तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र से ये कहना चाहता हूं, क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ भाजपा की सरकारें हैं? और जिस संविधान की दुहाई देते हैं तमाम जो दिन रात उठते जो है सब संविधान की जो दुहाई देते हैं तमाम पत्रकार लोग, उनको भी मैं सूचित करना चाहता हूँ, संविधान के अंदर ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि स्वास्थ्य जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, न कि सेंटर का सब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ हम वापस आते हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव कौशिक हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ सबित मलिक हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रमोहन शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र दुबे भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। तो शैलेंद्र जी, जो आप बात बोल रहे थे कि राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है, संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे इस प्रश्न के साथ कि इनका संकेत ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आज बात कही कि कालाबाजारी पर भी राज्य सरकारों को सख्त होना होगा, उनका संकेत यही था कि सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के ऊपर न डाली जाए, राज्य सरकारों की भी जो अहम भूमिका है वो भी राज्य सरकारों को बखूबी निभाना चाहिए। यहां पर आपका क्या कहना है? पूरे हिंदुस्तान में पिछले साल लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो किस हैसियत से लगाया गया था? जाहिर सी बात है कि जब महामारी हो या आपातकाल की स्थिति हो, सारे अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में निहित होते हैं। आज भी वही स्थिति है। यहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार देश की जनता को फुटबॉल बना के लोगों ने छोड़ दिया है। पिछली बार जब ये स्थिति आई थी केंद्र सरकार में, फिर दोहरा रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जिस तरह निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन लोगों ने एक पैर पे खड़ा होकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की बातें मानी थी और वो अपने घरों में दुबक गए थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2020 और 21 के बीच में हमने जो सफर तय किया है, क्या वाकई हमने तैयारियां की हैं जो तैयारियां करनी चाहिए थी? क्या हमारी प्रायोरिटी रही है, प्राथमिकता हमारी जनता रही है? उसके जान माल के बारे में सरकारों ने सोचा है? मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि यदि कोविड टास्क फोर्स बनाया गया, यदि उसने ये सूचना दी थी फरवरी महीने के लास्ट में, यदि सूचना दी थी कि नहीं ये महामारी दोबारा लौटने को है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या तैयारियां की? मैं दूसरा एक और सवाल इसी पे खड़ा कर रहा हूँ कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ये खेल खेलने की बात है, तो आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से लगातार रोज जो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, रोजाना 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और 4 लाख से ज्यादा संक्रमित, ये थोड़े बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ये जो कम दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक तरह से इस आंकड़ों में बाजीगरी करने की कोशिश की जा रही है। जब आप मुकम्मल तरीके से ज्यादा जांच ही नहीं करेंगे, निश्चित रूप से आंकड़े नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। इस बार जब इस स्थिति में आ गए हैं कि लगातार 4,000 रोजाना मृत्यु हो रही है, क्यों नहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके और इस तरह से एक बार संपूर्ण लॉकडाउन के बारे में सोचा लोगों ने? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए, इस चीज को कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। केंद्र में बैठी हुई वो जो सरकार है अभी, वो अपने संख्याओं के बल पे इतने मजबूती के साथ कूदा ठोक के बढ़ी है कि वो आत्ममुक्ता से बिल्कुल लबरेज है। मुझे लग रहा है कि हमने जो कदम उठाया, हम जो कर रहे हैं वही सही है। आपने शुरुआती दौर से इनके देख लीजिए, काम करने की शैली जो है वो देख लीजिए। बगैर सोचे समझे, बगैर किसी रणनीति के इन्होंने नोटबंदी कर दिया, कितने हजारों लोगों की जानें चली गई, सारा तहस-नहस हो गया, कारोबार तहस-नहस हो गया। आगे देखेंगे जीएसटी की बात करेंगे, उसमें भी अपने मनमानी की बात करेंगे। कोई एक फर्क तो होता है ना। जब आप वित्त की बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय उसके लिए है, स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय उसके लिए है। ये वन मैन आर्मी वाला सरकार, पहली बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि सारे मामलों को अपने हाथ में लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी आगे चलते हैं। तो सवाल यह है कि जब सफलताओं का श्रेय आपके सर पे यदि दिया जाएगा तो असफलताओं का ठिकरा हमारे सर पे आप फोड़ेंगे, वो भी आप ही के सर पे फूटेगा। आप हमें ये बताइए कि यदि पीएम केयर्स की नए तरीके से यदि एक स्थापना की गई और उसे आरटीआई से बाहर दायरे से रखा गया, आप हमें बताइए कि किन परिस्थितियों में 551 यदि ऑक्सीजन प्लांट बनाने की बात हुई है, इस बार अभी बनाने की जो बात हो रही है, तैयारी हो रही है, युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही थी, पहले क्यों नहीं तैयारी की गई थी? क्या आपको पता है कि उसके पैसे पूरे कहाँ गए, किस तरह से खर्च हुए, क्यों उसे गोपनीय रखा गया? जब आपदा की बात होती है, महामारी की बात होती है, हमें लगना चाहिए कि हमारा वजीर जो बैठा हुआ है वो हमारे साथ है, हमारे सुख दुख में साथ है। लेकिन यहाँ प्राथमिकताएं हमारी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये हम यहाँ तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, मैं सारे लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार भी उन्हें किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना नहीं पड़े, अन्यथा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा और साथ में जमराज बैठा हुआ दिख जाएगा। ठीक, शैलेंद्र जी, दावों के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जवाब देना चाहते हैं यहाँ पर शैलेंद्र जी आपको। शैलेंद्र जी,
देखिए आलोक जी, ऐसा है, पहला तो मैं जवाब दे दूं कि हमारे किसान मित्र के द्वारा जो एक सवाल खड़ा किया गया था उत्तर प्रदेश को लेकर, उसका मैं जवाब दे दूं। मार्च 2017 से लेकर अब तक 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा अधिक जो है भुगतान किया गया है गन्ना किसानों को। पहले ये कहना तो ये क्या है कि ये सिर्फ जो है एक मनोदशा के साथ बैठना कि नहीं, सरकार पे सिर्फ जो हमने सवाल नहीं खड़े करने, अरे आप करिए, लेकिन कम से कम जो ये इतना तो ध्यान रखिए ना कि जो आपको मिला है कम से कम वो भी बता दीजिए साथ में, तो अच्छा लगेगा। अब हमारे पत्रकार भाई जो है संजीव कौशिक जी लगातार जो हमले कर रहे हैं, उनका इशारा सीधा केंद्र शासित प्रदेश को लेकर है। 15,000 करोड़ का क्या करोगे? 15,000 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो? उसका क्या ब्याज खा रहे हो? उसकी मिलों से दलाली खा रहे हो? जब 14 दिन में वादा किया था, अभी तक क्यों नहीं दिला पा रहे हो? उसके लिए मालिकों से दलाली खा रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो? संबित मलिक जी, अरे कुल पूरे सीजन का 15 दिन का भुगतान हुआ है अभी तक। पिछले ये तरीका नहीं हो सकता। सबित जी एक सेकंड ना, सबित जी ये तरीका नहीं हो सकता। अरे गलत आंकड़े पेश करोगे, गलत आंकड़े कौन सा वाला आंकड़ा गलत पेश किया है? जनता को भ्रमित करोगे, आप जानते हो। अरे जिसके पास ठीक है, जवाब सुन लीजिए ना एक बार सबित जी प्रतिक्रिया तो अब आप ले लीजिए। नहीं, प्रतिक्रिया तो एक बार ले लीजिए ना इनसे। अस्पताल में है, उसके पास पैसा नहीं है, वो मर रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मिल मालिक होंगे कि सरकार होंगे? अब ये बताइए मुझे। अगर हमारा पैसा मिल मालिक के पास है, अपना 14 दिन में वादा किया है और हमको नहीं मिल रहा है, हमारा आदमी अस्पताल में भर्ती है, पैसे के अभाव में मर रहा है, तो उसका जिम्मेदार मिल मालिक होगा। जवाब ले लेते हैं ना इनसे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बोलिए शैलेंद्र जी। आरोप जी ऐसा है, पहले तो जब मैं शांत होकर जो है आपके प्रश्नों का भी जवाब देता हूं और 3 कांग्रेस के उनके प्रश्नों का भी जवाब दे रहा हूं, तो मुझे जो है कम से कम रीजनेबल समय तो दीजिएगा। सबित जी सुन लीजिए ना, सबित जी सुन लीजिए ना, देखिए उत्तर उनका सुन लीजिए ना। अरे अब उनका जवाब तो अब आप सुन लीजिए, सबित जी जवाब दे रहे हैं ना वो। शैलेंद्र जी बोलिए ना, अब आप भी उत्तर दीजिए ना, आप सीधे। ठीक है, उत्तर दीजिए। हाँ, तो मैं अपने मित्र से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वो कैश में तो होता नहीं है, वो सारा जो फंड ट्रांसफर जो अकाउंट में होता है, तो जो ये आंकड़े हैं वो 1 रुपए भी उसमें कम नहीं है। तो पहले तो इसको जो ये करेक्ट करें। आरोप लगाने के लिए होता क्या है कि जिसकी मनोदशा सिर्फ आरोप लगाने की है, तो वो उसका तो कुछ इलाज हो नहीं सकता। तो ये तमाम, अगर मैं बात आ गई है, तमाम ये लोग जो है कोरोना जैसी परिस्थिति में जो है वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्या इनको शर्म नहीं आती? जो है ये 21 संविधान की बात करते हैं जो है, नहीं मतलब क्या सड़कें मतलब रोक के बैठना जो है ये संविधान इनको अधिकार देता है क्या? आप जो है धरना देने की एक निश्चित स्थान है जो है, बात क्यों नहीं आते आप? जो है क्यों बैठे हुए आप जो हाईवे को बैठ के? जो है मैं अभी तक बोलना नहीं चाह रहा था इसको। इन लोगों की सोची समझी रणनीति है। और देश के अंदर किसान जो है 10 करोड़ से ज्यादा है, ये चंद लोग जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं, क्या ये नेतृत्व करेंगे क्या? अरे जो इनका नेता जो है चुनाव में खड़े होकर जो है 10,000 वोट नहीं ले पाया, जिसकी जमानत जब्त हो गई, जो है क्या ये बताएंगे क्या कि सरकार किसानों में हिमायती है? नहीं है जो है ये एक जाति वोट की छूट दी। अरे बंगाल में वोट की छूट मिली। ये आपका तो गृह मंत्री तड़ीपार है, वो तो तड़ीपार है। देखिए ये कौन क्या तड़ीपार है? कौन तड़ीपार है? ये बताएंगे कौन तड़ीपार है, बताओ। नहीं, अब अगर बोल आप रहे हैं तो आप ही जानकारी दे दीजिए ना, तड़ीपार कौन? एग्जैक्टली इन्हीं से पूछिए किसने भारत में अदालत ने किसको तड़ीपार किया था? किसको नाम लीजिए ना आप सीधे। उसी अदालत में बरी किया है जो है, हर जगह हम जवाब दे रहे हैं। अरे तो नाम ले लीजिए ना आप सीधे। जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अदालत ने तड़ीपार किया, तो मतलब संवैधानिक प्रक्रिया रही होगी ना। अब आप फिर नाम लीजिए उसका सीधे। हमने बंगाल में कहा था वोट की छूट देंगे, दी। अभी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में देंगे। अरे तो नाम तो ले लीजिए अब सबित जी। तुम अपने घर में हार जाते हो भाई, तुम्हारे नेता तो आपके घर में हार जाते हैं अपनी सीट पर। जो है किस बंगाल की बात कर रहे हो आप? जो है सही बता रहे हो। चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए ना। ठीक है, लाशों की राजनीति करते हो। देखो कैसे नदियों में लाशें बह रही है। चंद्रमोहन जी बीच में कुछ कहना चाहते हैं? चलिए ठीक है, शैलेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। शैलेंद्र जी एक सेकंड, सबित जी आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रमोहन जी बीच में कुछ कहना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी बोलिए। शैलेंद्र जी बात करते हैं, उनके साथ डिबेट करने में अच्छा लगता है, लेकिन शैलेंद्र भाई एक चीज भूल जाते हैं कि जब आदमी मर रहा हो और आदमी भूखा हो और उसको आंकड़ों के अंदर गेहूं की बोरी दिखा दी जाए और मर रहा हो और उसको आंकड़े के अंदर वैक्सीनेशन और एम्बुलेंस दिखा दी जाए, तो उसका पेट नहीं भरता है। क्योंकि एक इंसाफ यह है कि कोई भी बात गलत हो उसको सही करने वाला व्यक्ति जो सही कहता है
वो अपने आप को सबसे बड़ा वकील कहता है, और किसी के किए हुए प्रश्नों पर अगर उसको काट के जवाब देने के लिए वो भाजपा जैसे हर नेता प्रवक्ता अपने आप को सबसे बड़ा जज कहता है। लेकिन इस कानून के अंदर, इस कानून की बनी उच्च न्यायालय ने आपको शत्रुमुख की उपाधि दे दी कि आप शत्रुमुख की तरह रेत के अंदर मुंह डाल के बैठे हैं और देश के लोग मर रहे हैं। उन्होंने आपको किसानों के बारे में अवगत करा दिया, तो उससे ज्यादा और आप किससे करेंगे, किससे बैच करेंगे आप? और आंकड़ों से अगर आप पेट भरने की बात करते हैं तो आंकड़ों के अंदर आज यूपी के अंदर क्या हालात हैं, लेकिन आदमी यूपी का मरे, महाराष्ट्र का मरे या किसी और स्टेट का मरे, मत तो हिंदुस्तानी रहा है। उसी हिंदुस्तानी को आपने राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, न जाने क्या क्या कह के वोट दिए थे। तो आज जब आपदा आ गई और किसी और की स्टेट बन गई तो वो किसी और स्टेट का वासी हो गया। अरे धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मतलब जब आपको अपनी पड़े तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, और जब आप पे प्रेजेंट चिन्ह होए तो वो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी नहीं, वो राजस्थान का हो गया, वो मध्य प्रदेश का हो गया, वो यूपी का हो गया, वो बंगाल का हो गया। तो ये छोड़ दो। ये हमने 1947 से पहले अंग्रेजों से मार खाई थी इससे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे देश के कुछ चंद लोग आज फिर हमें उसी कगार पे लाके खड़े कर देंगे। हम आपसे फिर अपील करते विपक्ष के नाते कि आप वैक्सीनेशन फ्री दीजिए, आप हॉस्पिटल के बेड बढ़ाइए, और आपकी जो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है अगर वो पूरी नहीं हुई तो सुरेंद्र जी 3 साल से 4 साल लग जाएंगे। और जब जब राहुल गांधी जी ने आपको अवगत करवाया जिन जिन चीजों का, आपके मंत्री संतरी जो आपकी वो 2-3 मंत्री है को जब उनको आते हैं वो सिर्फ एक कमेंट करके आते हैं राहुल गांधी जी के, लेकिन वापस लोगों ने उन्हीं बातों को माना। तो विपक्ष, जब आप भी विपक्ष में थे तब सरकारें तब भी थी, लेकिन तब विपक्ष का ऐसा प्रयास, जब विपक्ष का रहने वाले किसी पत्रकार को इस तरह से नहीं चुप कराया जाता था जैसे कोई संस्था सहायता कर रही है तो उस सहायता करने वाले के पीछे पुलिस लगा रहे हैं। क्या मतलब आप एक ऐसा मोरल देश के अंदर सेट करना चाहते हैं कि आदमी मरता है तो मरता रहे, लेकिन एक पूंजीपति मिडिल का आदमी उसकी सहायता न करे? यानी आप बिना बताए लॉकडाउन लगा दिया, देश के सड़कों पे घूमते रहे, आपदा ने विकराल रूप लेगा तो आपने सोची समझी रणनीति के अंदर उसको स्टेट पे डाल दिया कि आपको पता नहीं नेशनल डिजास्टर एक्ट सारी जिम्मेवारी सेंटर की होती है। कोई भी के लिए किसी स्टेट को आपकी तरफ से बाहर ऑर्डर नहीं प्लेस करना पड़ता। अगर ऐसा तो आपने एक साल पहले हर स्टेट को क्यों नहीं उनको समय दिया कैसा है? राहुल गांधी ने जब आपसे बोला कि हमारे को अपने वैक्सीन के साथ भारत की वैक्सीन मंगवानी चाहिए, उस समय आपने क्यों नहीं इस पे एक्शन दिया? आज इस चीजों के क्वेश्चन आपसे उठते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको उठाना नहीं चाहते क्योंकि देश का नागरिक मरेगा। जैसे संदीप भाई ने बोला, क्योंकि आज हम 4 आदमी बैठे हैं इस आपदा में, आलोक भाई भी बैठे हैं, भगवान न करे कोई आ जाए। चंद्रमोहन जी, देखिए सारी बातें आपकी ठीक हैं कि देश के प्रधान की अपनी एक जिम्मेदारी है, जो केंद्र सरकार है उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है, लेकिन कालाबाजारी को लेकर जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने जरूरी बात बोली कि राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हर एक राज्य सरकार की अपनी एक स्वतंत्र पुलिस की व्यवस्था है, तो अगर कालाबाजारी पर वो एक तरह से आपराधिक कृत्य है ना, उस पर अगर कोई एक्शन लेगा तो वो राज्य की पुलिस लेगी, तो इसमें आखिर इतना ज्यादा इसमें शोर मचाने की जरूरत क्या है कि नहीं इसमें भी केंद्र सरकार ध्यान देगी? हर चीज की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं सौंपी नहीं जा सकती है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तमाम राज्य सरकारों की भी है ना। देखिए बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेवारी, उसका उदाहरण राज्य सरकार के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने किया। महाराष्ट्र ने अभी अपना कोई भी आंकड़ा नहीं पाया, अगर उसके अंदर मौत ज्यादा हुई तो उन्होंने विपक्षता के साथ मौतें ज्यादा बताई। कारण क्योंकि अगर कोई चीज हो रही है उसके डर से लोग बाहर नहीं निकलते, इसीलिए रोल मॉडल बना महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का रोल मॉडल बना, महाराष्ट्र सिस्टम का रोल मॉडल बना। और छत्तीसगढ़ ने उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी डेवलपमेंट हो रही थी तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कोरोना आपदा के अंदर बंद कर दी। क्यों नहीं भाजपा सरकार आज सेंटर विस्टा प्रोडक्ट को बंद करती? क्या सेंटर विस्टा प्रोडक्ट विकास जरूरी है? विकास मौतों की आदमियों की लाशों पे जरूरी है? तो आप काला बाजारी के लिए स्टेट की हर गवर्नमेंट को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारी जहां भी स्टेट है अगर हमें कुछ कानूनी कार्रवाई का कहीं भी होगा हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसका प्रमाण सिस्टम के अंदर सेंटर को एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, मेरे भी हैं, और ताली और थाली, दिया और बाती 135 करोड़ जनमानस ने जलाई थी, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जलाई थी। तो आज नरेंद्र मोदी जी का दायित्व बनता है जो मरे हुए आदमियों के लोगों की भी चार्ज कर देते इस टाइम के, वो सदावना उन्हें भी दे देते जो कोरोना पीड़ित परिवारों के व्यक्ति चले गए हैं।
उनके लिए 4 शब्द बोल देते। नहीं, राजनीति सिर्फ यही करनी है कि मुझे किसान नीति देकर किसानों के अंदर ये पैदा करना है कि देखो मैं किसान को देख रहा हूँ, वो तो 4 किसान बैठे हैं वहां पर, 4 हो या 40 या 400 या 4 लाख है तो लो भाई, तो भारत नहीं है। आप तो उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी खालिस्तानी बोल देते हो, वही खालिस्तानी जिसको आप कह रहे थे सिख समुदाय, इसी आपदा के अंदर वही सिख समुदाय मिसाल करके साबित हुआ है। तो धिक्कार है हम सबको इंगित होते कि हम पीछे हैं और वो आगे हैं। वो लोग उनको खालिस्तानी कहते थे, आज वो चुप के बैठे हैं। डूब मरना चाहिए। ठीक है जी, देखिए चंद्रमोहन जी के द्वारा जो आंशिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया गया कि जिम्मेदारी जो है सामूहिक है और इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि 31 मुख्यमंत्री देश के अंदर होते हैं तो उसमें जो 12 मुख्यमंत्री भाजपा के हैं और 6 सहयोगी दलों के हैं, ऐसे ही 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं, 3 सहयोगी दलों के हैं, बाकी अन्य जो मुख्यमंत्री अन्य क्षेत्रीय दलों के हैं। तो ये कहना कि नहीं सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, ये कहीं न कहीं से बहुत ही अनरीजनेबल है। हाँ, जिस प्रदेश में भी जो जिसका काम है, जैसे कानून व्यवस्था राज्य का काम, स्वास्थ्य भी जो है राज्य का काम है, केंद्र की तरफ से जो आपको मदद चाहिए, आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं। अभी प्रधानमंत्री के द्वारा 2 दिन पहले जो जिले पूरे देश के अंदर जिनमें संक्रमण की स्थिति बहुत ज्यादा है, उनके जिला अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। पहली बार ऐसा देश में हो रहा है कि जिला अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, कि आपको किसी तरह की क्या इनपुट्स है, किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है क्या, मतलब जो और जो एज ए सपोर्ट चाहिए। अब जहां तक संसाधनों की बात है, जो हमारे मित्र ने प्रश्न खड़ा किया कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के समय से जो है कांग्रेस भी उसका समर्थन किया, उसी समय से उसको जो है शुरुआत करने की बात की गई। हाँ, इस पर प्रश्न आप तब खड़ा करिए जब किसी तरह से फंड की क्राइसिस आ रही हो, जो तब तो आपका प्रश्न खड़ा जो है जायज लगता है जो। और जब फंड की क्राइसिस नहीं है, तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो है, बात इसमें होनी चाहिए कि कहा, अभी एग्जांपल में रिलेट करता हूं, जैसे दिल्ली प्रोजेक्ट एग्जांपल, मैं कुछ आंकड़े इस वजह से आपको बात कर रहा हूं कि ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता कि एक मौत ना हो। जब मैंने आपको यूएस का एग्जांपल दे दिया ना, यूएस की तुलना में तो हम मतलब काफी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो क्या मतलब जो इस तरह की बात की जा रही है क्या यूएस में एक भी डेथ नहीं हुई क्या, या इटली में एक भी डेथ नहीं हुई क्या, या अन्य जो कंट्री में एक भी डेथ नहीं हुई क्या? शैलेन जी, इसी तरह की बातों के चलते तो फिर आपका फिर विरोध होने लगता है। आप अगर जानों की संख्या को अगर आप इस तरह से देखेंगे कि अमेरिका से देखिए हमारे यहाँ पर कम हो रही है, तो इस तरह में ये असंवेदनशीलता हुई ना। ये फिर एक जान कीमती है ना, नागरिक की एक जान कीमती है। आप ये कैसी बात यहाँ पर कर रहे हैं? आलोक जी बिल्कुल है, लेकिन साथ में जब इस तरह के प्रश्न खड़े एक तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि अरे तो हम तैयारियों की हम यहाँ पर बात करेंगे ना। अमेरिका में ये होता है, अमेरिका में इतना क्राइम हो रहा है, हमारे देश में देखिए कम है, अमेरिका में इतने बलात्कार हो रहे हैं, हमारे देश में इतने हो रहे हैं। ये किस तरह की होती है तुलना? ये तो मैं आलोक जी मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है। मैं क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों में से, मतलब 4 सुझाव मुझे को दे दीजिए, तो 4 सुझाव ये ऐसे हैं, इनको आप अपना लीजिए, एक भी मौत नहीं होगी। जो कहना तो बड़ा आसान है, जो प्रैक्टिकलिटी की बात करिए ना। कहना आसान वाली बात नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है शैलेंद्र जी, आप तैयारियां कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है। प्राइम न्यूज ने कभी भी कोरोना का मुद्दा रहा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा रहा हो, हमने इसको अवॉइड नहीं किया, हमने इस पर बहस की। लेकिन जहां पर आपकी जिम्मेदारी है ना, उस जिम्मेदारी पर सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपकी देश ही है ना। यहाँ पर अमेरिका से तुलना करने से, ऑस्ट्रेलिया से तुलना करने से हम बेहतर नहीं बन जाएंगे। अगर आप समाधान की बात करेंगे तो ही जनता आपको ज्यादा तवज्जो देगी। आलोक जी तुलना इस वजह से आपको करनी पड़ेगी। मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब आप बात कर रहे हैं हेड काउंट की, कितनी जनसंख्या है, बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि आपके पास संसाधन क्या है, उसको उन संसाधनों को आप इमीडिएट कितना बढ़ा सकते हैं, उसमें कितनी आप आपूर्ति कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई रॉकेट साइंस है कि नहीं, और इस तरह की जो बीमारी है जिसकी परिकल्पना आज तक जो है किसी साइंटिस्ट ने ये नहीं कर पाई है कि इसकी आखिर जो ऑरिजिनेट क्या है, ये वायरस किस तरह का है, न कोई डॉक्टर आज तक बता पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में, और ये आज तक 500 साल की चाहे हम बात कर लें, इस तरह की पैंडेमिक कभी आई नहीं है। तो इस पैंडेमिक की तुलना किसी दूसरी पैंडेमिक से नहीं कर सकते। और मेरा सभी पैनलिस्ट से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि बजाय राजनीति करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें समर्थन दीजिए। सरकार जो है अन्य मुद्दों पे आप घेर लीजिएगा और तमाम मुद्दे उन पे घेर लीजिएगा, जो है हम आपका जवाब देंगे जो है। ठीक है, संजीव जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी इस विषय को राजनीति से मत जोड़िएगा। बिल्कुल ठीक, संजीव जी।
आलोक जी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम भूल रहे हैं कि हम उस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं जिनके एजेंडे में ये रहा कि हम इस पार्टी के हमारी पार्टी यदि इस स्टेट पे जीत जाती है तो हम बाकी तमाम यहाँ के राज्य के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देंगे। कल्पना कीजिए कि जिस पार्टी के एजेंडे में ये हो कि महामारी के वैक्सीन को हम फ्री में देंगे आपको, वो आज ये आरोप लगा रही है कि महामारी में विपक्ष राजनीति कर रही है। ये कितनी हास्यास्पद बात है, दोनों को जोड़ के जरा आप देखिए। ये तथ्य है, आपके सामने है, आपको भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि हम जीत के आएंगे, मुफ्त में आपको कोरोना का वैक्सीन। सवाल ये है कि आप जब तक ये जो विभाजन और विभेद करने की जो बात है वो यदि मन में जेहन में रख करके बात करेंगे तो यही नतीजा निकलना है। कितनी आसानी से इन्होंने कह दिया कि सेंट्रल दिशा की बात यदि वो हो रही है या रुक जाए तो क्या फंडिंग की वजह से इस तरह की बात हो रही है। अरे साहब, सारे दुनिया को पता है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप ही हमें बता दीजिए कि 12,500 मजदूर वहाँ दिन और रात लगातार वो काम कर रहे हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात एक तरफ कहते हैं, आप मास्क लगाने की बात कहते हैं, और इस प्रोजेक्ट में 12,500 जो काम कर रहे हैं वो लगातार एक दूसरे से सबके काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम उसके जीवन के लिए चंद लोगों को कुछ रोजगार दे रहे हैं। उनके जीवन से आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं क्या? वो कौन से लोग हैं, कहाँ से आए हैं? यहाँ सारे मजदूरों को, कामगार लोगों को आप घरों में बंद करना चाहते हैं, वहाँ 12,500 काम करने वाले 12,500 कौन लोग हैं? तो ये जब तक आपके कथनी और करनी में अंतर रहेगा, आप अपने पक्ष के बारे में मजबूत करते रहेंगे और विपक्ष की बातों को हल्का करने का प्रयास करेंगे, इसी तरह से लाशें गंगा में तैरती हुई दिखेगी। हम सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये शर्म का विषय नहीं है? वो कौन सी लाशें हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री ने या देश की सरकारों ने, देश के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात के बारे में कोई संज्ञान लिया कि तत्कालीन अपने स्तर से ये पता लगाया जाए कि गंगा जैसे पवित्र नदी में इस तरह की बातें यदि हो रही है तो वो कौन लाशें, कौन डाल रहा है, कहाँ से डाल रहा है, ये लवारिस कैसे हो गए? ठीक है। क्या 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 जो सरकारी आंकड़ों में जो दाह संस्कार करने की बात है वो दाह संस्कार नहीं हो पा रहे हैं क्या? तो ये चलें जी, मैं आपके पास आऊंगा यहाँ पर आकर। बहुत जो सामने दृश्य है वो काफी भयावह है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को लोगों ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ चुना है और आपदा का वक्त है। मैं ये नहीं कहता कि आज इस आपदा के वक्त में सैनिक को, सेनापति को बदल देने की बात होनी चाहिए, लेकिन सेनापति यदि सुस्त है तो निश्चित रूप से उसको जगाने की भी जरूरत है, उसके कान में भी चिल्लाने की जरूरत है, उसके कान में खोदने की जरूरत है और उसको बताने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं। ठीक है शैलेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार पहले सबित जी आपके पास आना चाहेंगे। हम यहाँ पर संक्षेप में आप एक बार समझा दीजिए कि किसानों की समस्या कोरोना के काल में सबसे बड़ी क्या है, क्योंकि आपने खाद की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी। शैलेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप एक बार इनको सुझाव दीजिए कि किसानों को लेकर किस तरह की मदद की तत्काल जरूरत है जिससे कि किसानों के परिवार सुरक्षित रह पाएंगे। देखो, आज की तारीख में आपको पता है कि अब की बार में ये कोरोना महामारी ये गांव में घुस चुकी है। पिछली बार जब हुई थी तब जब देश की अर्थव्यवस्था धरातल पर थी तो किसान ने इसको संभाल लिया था, और अब की बार अगर किसान भी इसके चपेट में आ गया तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी और देश बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। तो इनको, किसानों को तत्काल बिजली फ्री कर देनी चाहिए। दूसरे, पूरे देश के जो बच्चे हैं उनकी फीस माफ कर देनी चाहिए जब तक स्कूल नहीं खुलते। सबसे ज्यादा किसान और मजदूर के बच्चे होते हैं। उर्वरक जो है उनके जो रेट बढ़े हैं वो इनको तत्काल कम कर देना चाहिए, और जितना भी किसान का सरकार के ऊपर बकाया है उसका तत्काल भुगतान कर देना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था और साथ में किसान दोनों को ये बचा सकते हैं और हमारा देश बढ़ सकता है। लेकिन इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, उत्तर ले लेते हैं। शैलेंद्र जी छोटा सा उत्तर दीजिएगा, समय हमारे पास थोड़ा कम है। जी, मैंने संबित जी की बात को गंभीरता से सुन लिया है। संबित जी, सरकार जो है बिल्कुल संवेदनशील है, सरकार के द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको ये भी समझने की आवश्यकता है कि राजस्व की प्राप्ति जो है सिर्फ ऐसे समय में जबकि लोगों की क्रय शक्ति, लोगों के अंदर जो डर व्याप्त है, तो उसके क्या क्या साधन है। अभी जीएसटी कलेक्शन से ही सिर्फ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी परिस्थिति में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, इंतजार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं उनको पे गहन विचार करके और उसमें जो है मदद देने की पूरी प्रयास करेगी, सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों ने यहाँ पर अपने तथ्यों को बहुत ही ठीक से रखा है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जो लगातार विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो विपक्ष लगातार निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सामने आए, विपक्ष ने जो तमाम सवाल खड़े किए थे उन पर विपक्ष ने बिल्कुल, जो एक तीखे प्रश्न उनसे लगातार पूछे जा रहे थे, जो मांग थी विपक्ष की
आखिर देश का प्रधान कहां है? देश का प्रधान आखिर कोरोना को लेकर मौन क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में दिया। किसानों को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि किसानों को लेकर सरकार के पास रोड मैप क्या है, उस रोड मैप को भी पेश किया है। और साथ ही कोरोना महामारी में जो कालाबाजारी एक सबसे बड़ा दर्द इस वक्त उभर कर सामने आया, उस पर भी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है, एक तरह से संकेत दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि आपको इसमें सख्त एक्शन लेना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से जो पुलिसिंग का सिस्टम है वो राज्य सरकार के हिस्से का है और तमाम राज्य सरकारों को इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। लगातार प्राइम न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया और हमेशा कोशिश कीजिए कि मास्क को पहनकर रखिए, सामाजिक दूरी के नियम का पालन कीजिए और हाथों को साबुन से लगातार धोते रहिए और जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।